हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत और आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ओके एवरीवन, तो बेसिकली काइनेमेटिक्स होता क्या है? तो काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी जो की जाती है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। पर इसके अंदर हम फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। जब फोर्सेस की बात करेंगे तो दैट विल बी डिफाइंड इन अ सेपरेट सेक्शन दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स, जिसको अपन समझने की कोशिश करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के द्वारा। ओके बच्चों, तो अभी हाल फिलहाल में अपन क्या करने वाले हैं, बॉडी के मोशन की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, किस कारण से वो मोशन हो रहा है उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड काइनामैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? काइनेमैटिक्स। ओके एवरीवन, ओके सर। तो इट इज स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट it is study of the motion of an object ignoring the agents causing them. Agent causing them. ठीक है, ये होती है भैया काइनामैटिक्स। एक और चीज, जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे होंगे तो पूरे बॉडी को एक सिंपल पॉइंट से अपन रिप्लेस कर रहे होंगे और आप ये मान के चल रहे होंगे कि पूरी बॉडी का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे अज्यूम है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ये क्या होता है कि हर एक बॉडी का ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है, और हर एक पार्टिकल का अपन स्टडी नहीं कर सकते। दैट इज वाई हम मान के चलेंगे, आगे अपन चल के देखेंगे कि वो सेंटर ऑफ मास से हम उस पॉइंट को रिप्लेस कर रहे हैं। दैट्स ए डिफरेंट केस सिनेरियो। और आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि भाई किसी भी बॉडी के मोशन को हम दो प्रकार में तोड़ सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास की मोशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो और पार्टिकल्स हैं उनका मोशन। दैट इज व्हाट? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। दो चीज़ों का अपन आराम से तोड़ के पढ़ेंगे। पर हाल फिलहाल के लिए, ठीक है, टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स व्हाट कैलकुलेशंस, वी विल अज्यूम अ बॉडी एज अ पॉइंट मास। ओके एवरीवन? यस सर। सो to study the complex motion, to study complex motion, to study complex motion, we will treat the body as a point mass. ओके एवरीवन, तो हम मान के चलेंगे क्या, बॉडी को अपन पॉइंट मास लेके चलेंगे। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, ध्यान सुनिएगा, फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर को मैं गोल उठा के फेंकूं, ठीक है, समझ ना, ऐसे घुमा के फेंक दिया, मान लो मैंने ऐसे घुमा के फेंक दिया, तो इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास तो वैसा का वैसे ही मूव करेगा, लेकिन और जो इसके पॉइंट होंगे उसके थोड़े से अलग टाइप के मोशन होंगे। जरा देखो, अगर ये मान लो ऐसा 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 ऐसा, देखो ये मान लो ऐसा 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 करके जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल ऐसे ही पाथ को फॉलो कर रहा है ना, लेकिन जो बाकी और पार्टिकल हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं बच्चे? बाकी इसके अबाउट रोटेट हो रहे हैं, तो वो अपन आगे चल के देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए जितनी भी काइनेमेटिक्स की मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है, तो टू स्टडी कॉम्प्लेक्स मोशन वी विल ट्रीट द बॉडी एज अ पॉइंट मास। मैं क्या करूंगा, बॉडी को एक पॉइंट मास ट्रीट करने वाला हूं। ओके एवरीवन, राइट सर। तो अगर एक बॉडी का शेप कुछ ऐसा है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके एवरीवन, राइट सर। चलते हैं आगे की तरफ। और किस मोशन की हम बात करने वाले हैं, दैट वुड बी ट्रांसलेटरी मोशन। बेसिकली मोशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, एक कौन सा हो सकता है बेटा, एक ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की बात कर रहा हूँ, और दूसरा रोटेटरी मोशन हो सकता है। ठीक है, पर वेयर हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बच्चे?
तो बात करूं अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की, देखिए बच्चों, तो ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें हर एक पार्टिकल, मतलब जो रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है समय के साथ, तो वो कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे, a body moves in such a way that every particle on the body, ठीक है, moves equal distance in equal time intervals। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कोई रैंडम बॉडी है, लेट सपोज ये एक बॉडी है, इसमें एक पॉइंट ए था, ये एक पॉइंट बी था। एक बॉडी ऐसी मूव कर गई, अगर ये सेपरेशन डी है तो ये भी सेपरेशन क्या रहे बच्चे? डी रहे इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बेसिकली इसको दो प्रकार में और तोड़ा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन और दूसरा रेक्टिलीनियर मोशन। क्या क्या हो सकता है? कर्वी लीनियर मोशन और दूसरा रेक्टिलीनियर मोशन। तो देखो कर्वी लीनियर मोशन के अंदर ये पाथ जो है वो कर्व है, ठीक है, ये पाथ हल्का सा क्या है? कर्व है, कर्व्ड पाथ। और रेक्टिलीनियर मोशन में ये जो पाथ होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा बच्चे। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। दैट वुड बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन। चलो बेटा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है कर्वीलीनियर और दूसरा कहलाता है रेक्टिलीनियर। कर्वीलीनियर वो होता है जिसका पाथ हल्का सा कर्व हो, कर्व यानी मतलब सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ ना हो, हम ना समय के साथ सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव ना कर रहा हो। ओके एवरीवन, राइट सर। और रेक्टिलीनियर वो होता है जो समय के साथ जिसका पाथ क्या रहे प्यारे बच्चों? स्ट्रेट रहे। और पूरे मोशन के दौरान अपन मान के चलेंगे, ध्यान सुनना बच्चों, क्या पूरे मोशन के दौरान हम ये मान के चलेंगे कि हम पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मान रहे हैं, नहीं तो उसका जो कैलकुलेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे बेटा। क्योंकि वो क्या होगा, पॉइंट मास जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट भी बॉडी क्या करना लगेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। वो चीज़ें अपन आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ से हमने पूरा क्या सीखा कि भाई पूरी बॉडी को अपन क्या मान के चल रहे हैं? एक पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे क्या है? कंसंट्रेटेड है। और आपको इस बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वो अभी अपन सेंटर ऑफ मास आगे चलेंगे तो देखेंगे। ओके एवरीवन, राइट सर। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है भैया एक और, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी, तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है? तो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चलता है समय के साथ उस पाथ को ट्रेजेक्टरी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या बोल सकते हैं? द पाथ फॉलोड, द पाथ फॉलोड by the object, by the object during its motion is called trajectory।
क्या सीखा आपने कि भाई द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी एंड द इक्वेशन विच गवर्न्स and the equation which governs the path is called trajectory equation. उस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं, जो गवर्न करे ये रास्ते को, और इन अदर वर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between the coordinates of the moving object is called trajectory equation. है ना? मतलब सिंपल रिलेशन y और x के बीच में, या फिर y और एक्स जेड के बीच में जो रिलेशन कहलाएगा उसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है जो y इक्वल टू एक्स पे चल रहा है, ठीक है, तो किस पे चल रहा है? y इक्वल टू एक्स. ये y है, ये x है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि y और x में रिलेशन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहलाती है. कुछ भी हो सकता है. अगर मैं बोल दूं कि एक पार्टिकल y इक्वल टू साइन एक्स पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो प्यारे बच्चों कि पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा है. राइट, दिस इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एंड दिस इज trajectory of the particle. सही है क्या? y में कैसे बदल रहा है, x में कैसे बदल रहा है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे. तो कई बार हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालने के लिए बोल देता है. राइट एवरीवन? तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड स्टेप्स टू फाइंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन. स्टेप्स टू फाइंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन. ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मतलब कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिया होगा उसने, देखिएगा ध्यान से. x एज अ फंक्शन ऑफ t और दूसरा y एज अ फंक्शन ऑफ t. करेक्ट है क्या बच्चों? इस टाइप का कुछ आपको दिया होगा प्रॉब्लम में. अगर ऐसा कुछ दे रखा है प्रॉब्लम के अंदर, तो बेसिकली जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होगी वो क्या होनी? दिस इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन. ऐसा कुछ बनाना है अपने को, तो यही ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहलाएगी. y और x के बीच का रिलेशन. यस और नो? यस और नो? तो क्या स्टेप करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 की बात करूं मैं, तो यह है चूज द सिंपलर इक्वेशन. इनमें से जो सबसे आसान इक्वेशन लगे आप वो चूजिए. दूसरा स्टेप 2 चूज कर लिया आपने पहली बार, क्या? सिंपलर इक्वेशन. दूसरा, गेट द वैल्यू ऑफ t एंड पुट इट इन. तीसरा स्टेप है गेट द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x और y. ये दूसरा स्टेप है, ठीक है? हाँ सर. फिर आता है तीसरा स्टेप. जो t की वैल्यू आपने निकाली है सॉल्व करके, सिंपल इक्वेशन सॉल्व मतलब क्या क्या चूज किया, उसके बाद जो आपने t की वैल्यू निकाली, वो स्टेप 3 क्या बोलता है? पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन x and y.
इन अदर इक्वेशन, और आखिरी, इफ दे आर फॉर्मिंग trigonometric ratios use trigonometric identity. ओके एवरीवन, हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। भाई अगर x इक्वल टू 3t दे रखा है और y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, आई गेट इट। तो इन दोनों में सबसे सिंपलर इक्वेशन मैंने मान लो चूज करी, तो x इक्वल टू क्या मिला? 3t मिला। दिस विल गिव यू t इक्वल टू x/3। Putting value back again in the equation number 2, what it will become? Y equal to 2 into x by 3 का whole square. This will give you what? 2 by 9x square. यही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बहुत सिंपल स्टेप है बच्चे, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए x इक्वल टू है u cos थीटा इंटू टी, सही है, राइट सर। और y इज इक्वल्स टू है u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यार कौन सी इक्वेशन अच्छी सी दिख रही है, सुंदर सी? अरे सर मेरे को तो पहली इक्वेशन सुंदर सी दिख रही है, आसान सी। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी मैंने सेलेक्ट किया, यहां से मैंने t की वैल्यू निकाली x अपॉन यू कॉस थीटा। इसको क्या किया? इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो y इक्वल टू कितना आया निकल के बच्चे? सर ये आया u साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है बच्चे? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। u से u का मैटर क्या हो गया? क्लोज। तो y इज इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चे? y इक्वल टू बन चुका है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द टू गिवन इक्वेशंस। ओके एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को बहुत अच्छे से कि कैसे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, कोई भी एक चीज़ अपन चुनते हैं, कोई भी एक इक्वेशन, वहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं और उसको उठा के किस में डाल देते हैं? बची दूसरी इक्वेशन में, ताकि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता चल जाए। चलते हैं आगे की तरफ, एक और प्रश्न उठाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है भाई, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द स्कीम दैट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 साइन 2 पाई टी and y is equals to minus of 2 cos square 2 pi t. Okay, find the trajectory equation of the particle. Okay everyone, अपने को x दे रखा है, y दे रखा है, और आपसे पूछा है कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगी। देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, t देखो, t अलग से तो है नहीं कि t की वैल्यू निकाल दे अपन, है ना, मचान हो जाएगा थोड़ा सा। तो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचें। अपने को पता है कि भाई साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। दैट वी नो फॉर श्योर। यस और नो? यस सर। कोई समस्या क्या? नो सर। चले,
साइन स्क्वायर 2 पाई टी, तो ऊपर वाली इक्वेशन से देखिएगा x इक्वल टू कितना है -8 साइन 2 पाई टी, तो -x/8 इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई टी. If I'll talk about sine square 2 pi t, it will be what? -x/8 का whole square, such that sine square 2 pi t is given by x square बटे 64. Yes or no? देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं. Similarly, y is equals to -2 cos square 2 pi t है, such that cos square 2 pi t equal to -y/2. ये दोनों इक्वेशन जो मैंने अभी डेराइव करी हैं, ये उठा के अपन इस इक्वेशन में रख दें तो इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट सर. सो कुड आई से x² बटे 64 प्लस -y/2 शुड बी इक्वल टू 1, और कुड आई से 64 ये हो जाएगा आपका x² माइनस 32y इक्वल टू 1, मतलब x² माइनस 32y शुड बी इज इक्वल्स टू 64. So what is this? This is the equation of a parabola, and this is also the trajectory equation for the given problem. This is what? Trajectory equation. ओके एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया हो. चलते आगे की तरफ, एक और प्रॉब्लम उठाते हैं. तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों. ये बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2 sin 3t. ओके एवरीवन, क्या बोल रहा है? 2 sin 3t i कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 3t j कैप, फाइंड द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल. ओके एवरीवन, राइट सर. तो बेसिकली हमको वेक्टर r दे रखा है, और किसी भी पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होता है वो xi कैप प्लस yj कैप होता है. मतलब कुल मिला के क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, प्लस ऐसा कुछ दे रखा है. मतलब ये जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो x का है, यस और नो? हाँ सर. और y के जो कंपोनेंट है वो क्या है बच्चे? वो है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos 3t. तो वापस से आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख चुकी हैं, सच दैट वापस इसमें क्या दिख चुकी हैं आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रखी है, आपको पता है क्या कि भैया साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t जो होगा वो 1 के बराबर होगा. करेक्ट है. Now what I will try to find out, you will try to find out the value of sin 3t and cos 3t, and then the next step will be squaring these two both terms and adding them to become 1. Okay everyone, right sir? So from first equation sin of 3t is actually obtained as x/2 such that sin square of 3t is nothing but x square बटे 4. क्या बोलती पब्लिक, सही है क्या? हाँ सर, समस्या है क्या? नहीं सर. सिमिलरली 1 is equals to y is equals to not 1, 2 minus 2 cos 3t it is. Yes sir. So 2 cos 3t equal to 2 minus y, or you can say cos 3t is nothing but 2 minus y by 2. Did I get my point? Yes sir. आप तो अपना पॉइंट समझ ही गए होंगे सर, हमें समझा दो थोड़ा सा. cos 3t की वैल्यू निकाली छोटे, y इक्वल टू 2 minus 2 cos 3t, y इक्वल टू 2 minus 2 cos 3t, 2 cos 3t इधर आ गया, y इधर चला गया, तो 2 cos 3t इक्वल टू 2 minus y, it will become cos 3t इक्वल टू 2 minus y upon 2. Okay everyone, right. Now what would be the value of cos square 3t? Sir that would be 2 minus y का whole square बटे 4. दोनों को उठा के ऊपर पुट कर दो और 1 से इक्वेट कर दो, दैट शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम. तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? x² by 4 प्लस 2 minus y to the whole square बटे 4 इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम. आई होप डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके एवरीवन, हाँ भाई इतना समझ में आया. तो आई थिंक आपको ट्रेजेक्ट्री निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी. तो मैं दोबारा बता दूँ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बच्चे.
कुछ नहीं होता है यार, ये वाई और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिस पाथ पे, उसी को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई, जो सबसे सस्ती सी इक्वेशन दिख रही है उसको चुनो, वहाँ से टी की वैल्यू निकालो, एक्स के टर्म्स में या वाई के टर्म्स में उठा के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दैट वुड बी द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रही हैं तो मेक श्योर आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर 10 सेक जो भी आती है आपको। ओके एवरीवन, राइट सर। तो आई थिंक ट्रेजेक्टरी में अब आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक तो जो बात हो गई वो प्यारे बच्चों किसकी हो गई, वो हमने बात कर ली कि भाई ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पाथ क्या होता है, एक पार्टिकल कैसे मूव कर सकता है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में ही देखेंगे, कर्विलिनियर मोशन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके एवरीवन, सो सबसे पहले तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि मोशन होता क्या है। ठीक है, तो लेट अस फील व्हाट इज मोशन। तो सबसे पहले एक चीज़ अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहली बात तो देखिएगा ध्यान से, कोई चीज़ रेस्ट पे है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ज़रा सोचना, ज़रा फील करना। अगर मैं बोलता हूँ क्या कि ये बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट पे रेस्ट पे है, ये डिजिटल बोर्ड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है, मैं एज अ ऑब्जर्वर हूँ, मेरे रेस्पेक्ट पे ये बोर्ड रेस्ट पे है, मतलब इस बोर्ड के कोऑर्डिनेट्स मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, मतलब अगर मैं अपने आप को ओरिजिन मान लूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में इस बोर्ड के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दिया क्या बच्चों कि ये जो है बोर्ड ये रेस्ट पे है। और अगर इसके कोऑर्डिनेट मेरे रेस्पेक्ट में चेंज होने लग जाए तो मैं बोल दूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड मूव कर रहा है। इसका कई तरीका हो सकता है, ध्यान सुनेगा, इसका कई तरीका हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं चलने लग जाऊं तो मुझे ये बोर्ड पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जरा सोचो, मैं चलने लग जाऊं तो बोर्ड मुझे कहाँ दिखेगा, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अरे यार सर मेरे लिए तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन में है। लेकिन आप वहाँ बैठे हुए बोलोगे, अरे सर क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा हो, बोर्ड तो रेस्ट पे है। करेक्ट है, आपके लिए रेस्ट पे है, सही है कि नहीं, आप मूव नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो रेस्ट पे है। तो हो सकता है जो रेस्ट है और ये जो मोशन है, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वर का परसेप्शन होता है। किसी चीज़ के लिए, किसी ऑब्जर्वर के लिए वही चीज़ रेस्ट पे भी हो सकती है और किसी ऑब्जर्वर के लिए वही चीज़ मोशन में भी हो सकती है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। इसीलिए हम एक टॉपिक, एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उस फ्रेम से, जिस फ्रेम से देखा जा रहा है, उस फ्रेम को अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, टू डिसाइड दैट whether a body is in rest or in motion, a body is at rest or in motion, to decide that whether a body is at rest or in motion, we must define a frame of reference. A body can be at absolute rest with one observer and at motion with another. समझ में आ गया क्या कि भाई किसी एक के रेस्पेक्ट में बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी हो सकती है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सही कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान सुनेगा। इफ द ओरिजिन is attached to the frame of reference,
भाई जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उससे अगर ओरिजिन अटैच कर दिया जाए, ठीक है, एंड नाउ इफ वी ऑब्जर्व the coordinate of the object x y z और t भी लिखा है मैंने, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज होगा, ठीक है, तभी मोशन या रिवर्स में बोलेंगे. we can say if these coordinate doesn't change with time, if these coordinate does not change with time, does not change with time, भैया अगर ये कोऑर्डिनेट समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, then the body is at rest. Body is at rest. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. और दूसरा, if coordinates changes, ठीक है, with respect to time, then the body is said to be in motion. The body is said to be in motion. ओके एवरीवन, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. तो बॉडी को कब रेस्ट पे और कब मोशन में कहा जाएगा, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या ऑब्जर्वर पे. हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए जो बॉडी रेस्ट पे हो वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो. तो बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया कि भाई किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करूं और वो कोऑर्डिनेट अगर समय के साथ बदल रहा होगा तो मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा. और वही कोऑर्डिनेट अगर समय के साथ नहीं बदल रहा होगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में प्योरली रेस्ट पे है या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट पे है. तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी प्यारे बच्चों. ओके एवरीवन.